वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जनवरी 2017 हिंदुस्तानी संगीत वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल। ठीक है, ये जनवरी का है। अभी तक हमने जो किया था नवंबर का किया था, ये जनवरी 2017 का है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के हैं। तो चलो हमने स्टार्ट किया। प्रश्न नंबर फर्स्ट, किसी छंद को ताल की मात्राओं में लाने के लिए किस शास्त्र की सहायता आवश्यक है? ए पिंगल शास्त्र, बी काकू, सी डिंगल शास्त्र या डी स्वरित। तो इसका सही आंसर है ए पिंगल शास्त्र। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। छंद की ताल की मात्राओं में लाने के लिए पिंगल शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। काकू का अर्थ है ध्वनि का उतार चढ़ाव से है। भरत ने काकू के 6 अंग माने हैं: स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू। भरत के नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में काकू का विस्तार वर्णन दिया गया है तथा पंडित सारंगदेव के प्रकीर्ण अध्याय में काकू का विवरण दिया गया है। ठीक है, एक तो दिया गया है नाट्यशास्त्र में 17वें अध्याय में दिया गया है काकू का विवरण, और सारंगदेव के प्रकीर्ण अध्याय में काकू का विवरण दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस ताल के विभागों में मात्राओं का आयोजन एक समान ना होकर 2 अलग प्रकार से होता है उसे कहते हैं ए समपदी, बी विषमपदी, सी मिश्रपदी या डी उभयपदी। तो इसका सही आंसर है बी विषमपदी कहते हैं। आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें मैं थोड़ा ज्यादा ही लेट कर रहा था, मुझे भी ऐसा लगा। तो मैं अब थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं वीडियो में। तो आप मुझे बताना इतना ठीक है या इससे भी थोड़ा और फास्ट कर दिया जाए या इससे थोड़ा स्लो कर दिया जाए या इतना ही ठीक है। ठीक है, इसका बी होगा। पढ़ते हैं इसको। ताल के विभागों में मात्राओं में एक समान न होने पर उसे विषमपदी कहते हैं। जिस प्रकार एक ताल समपदी में आता है क्योंकि इस ताल में 12 मात्रा 6 विभाग तथा हर विभाग में 2 मात्रा है, इसलिए यह पदी के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार झप ताल में 10 मात्रा 4 विभाग तथा हर विभाग में 2-3-2-3 मात्रा है, इसलिए यह विषमपदी ताल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये विषमपदी इसलिए होता है क्योंकि ये 2-3 करके होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगीतिक रचना क्विंटेट या टेंट को प्रस्तुत करने हेतु कितने गायक अथवा वादकों की आवश्यकता होती है? 4, 5, 10, 15। तो इसका सही आंसर है बी 5 गायकों की आवश्यकता पड़ती है। क्विंटेट को प्रस्तुत करने हेतु 3 गायक वादकों की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 3, यहां पे इसका बताया है बी। को प्रस्तुत करने के लिए 3 गायकों वादकों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर 3 होगा। इसको थोड़ा सा मैं देखूंगा और फिर बताऊंगा, और बाकी इसका 3 होगा। इसमें एक चीज सही है कि अगर ऑप्शन में कहीं त्रुटि होती है, जैसे ऑप्शन में कहीं त्रुटि है तो उसके आंसर में सही होता है, या आंसर में त्रुटि होती है तो ऑप्शन में सही होता है। तो इससे क्या होता है कि आंसर तक पहुंचना आसान हो जाता है। होता है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन है इसमें ऐसे जिसमें त्रुटि होती है, और हर जगह होती है, एग्जाम में त्रुटि मिलती है। तो
ये तो छोटी चीज है, एग्जाम भी आप दोगे तो उसमें भी त्रुटि होती है। आगे चलते हैं। मेरे से भी बहुत सारी त्रुटि होती है, बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समान स्वरों के आधार पर सुम्मिलित कीजिए एवं सही कुट चुनिए। सूची 1 में है मोहनम, हिंडोलम, और ये हिंडोलम, और सूची 2 में है मालकोस, जोगिया, और 2 उस तरफ दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। शुद्ध सावेरी, सावेरी, भूपाली और दुर्गा। ठीक है, अब ये इसका कुट है ये, और इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है। ठीक है, ए का होगा मोनम भूपाली, फिर हिंडोलम का हो जाएगा मालकोस, शुद्ध सावेरी का शुद्ध का हो जाएगा सावेरी दुर्गा, सावेरी जोगिया कहा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, शुद्ध सावेरी दुर्गा, सावेरी जोगिया कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने त्रुटि दर्पण के माध्यम से त्रुटियों के असमान अंतराल को स्पष्ट किया है? ए व्यकटमखी, बी रामामात्य, सी आचार्य बृहस्पति, या डी भरत। तो सही आंसर है इसका सी, आचार्य बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। आचार्य बृहस्पति ने श्रुति दर्पण के माध्यम से श्रुतियों के आसान अंतराल से स्पष्ट किया है। आचार्य बृहस्पति ने प्राचीन संगीत शास्त्र संबंधी गुत्थियों को सुलझाने में विशेष योगदान दिया। इनकी बंदिशों अनंग रंग नाम से प्रचलित है, और इनकी जो बंदिश है वो अनंग रंग नाम से प्रचलित है। ठीक है, बृहस्पति जी की। आचार्य जी की कृतियां में भरत की संगीत सिद्धांत, संगीत चिंतामणि, मुसलमान और भारतीय संगीत है। ठीक है, एक चीज ये रखना, अनंग रंग के नाम से इन्हें भी जाना जाता है। एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि एक आपका उसका उपनाम जरूर पूछा जाता है, जो कि इनको किस नाम से जाना जाता है। सबरंग, अनंग रंग, प्रेम प्रिया, प्रवण, इस तरीके से बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विद्वानों को उनके रसवाद के अनुसार सुम्मिलित कीजिए एवं सही कुट चुनिए। सूची 1 में है भट्ट लुल्लट, बी भट्ट शंकुक, सी अभिनव गुप्त, या डी भट्ट नायक। सूची 2 में है अनुमितिवाद, 2 में है अभिव्यक्तिवाद, सी में है भक्तिवाद, और डी में है उत्पत्तिवाद। एक चीज बता दो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में तो एक ही साथ 4 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं एक हिसाब से। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है नेट में, खासकर नेट में, औरों में भी पूछा जा सकता है, पीजीटी में भी इसके चांसेस ज्यादा है। तो इसका सही आंसर है, इसके कुट आपको मैं दिखा देता हूं। कुट, सॉरी मैंने कुट नहीं दिखाया आपको, माफी मांगता हूं उसके लिए। और ये देखिए कुट है इसका। अगर इसमें से एक भी आपको आता है तो आप कर देंगे। इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए बी है। अब बी को हम चलो मिलाते हैं। ए का 4 भट्ट लोलट का होगा उत्पत्तिवाद। ठीक है, उसके बाद बी का 1 हो जाएगा भट्ट शंकुक का हो जाएगा अनुमितिवाद। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका सी का 2 अभिव्यक्तिवाद। ये याद आराम से याद होता है, अभिनव गुप्त, अभी। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे आराम से ये। और ये हो जाएगा भुट नायक भक्तिवाद। ठीक है, भुक्तवाद, सॉरी।
या भक्ति है? भुक्ति। अब नीचे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक अनुमितिवाद से, और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद से, भट्ट नायक मुक्तिवाद से। मुक्ति है वो, सॉरी। यहां पे देखिए थोड़ी त्रुटि दी हुई है, मुक्तिवाद है वो, ठीक है। अब ये है ना, भट्ट नायक का है ना, लास्ट वाला, ये देखिए। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है मुक्तिवाद, भुक्ति है वहां पे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 6। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेजर लाइंस का उपयोग होता है ए, क्लेफ से अधिक स्वर लिखने में हेतु, बी, की सिग्नेचर लिखने हेतु, सी, बार लाइन लिखने हेतु, या डी, असेंसियम की सिग्नेचर लिखने हेतु। इसका सही आंसर है ए, क्लेफ से अधिक स्वर लिखने हेतु। आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। लेजर लाइंस का उपयोग क्लेफ से अधिक स्वर लिखने हेतु खींचा जाता है। लेजर लाइन ग्रेट स्टाफ में स्वर तार सप्तक को लिखने हो तो यह अहम तक ही लिखे जा सकते हैं। अगर इससे भी ऊंचा स्वर लिखने हो तो स्टाफ के ऊपर एक छोटी लाइन लगाकर स्वर को दर्शाते हैं। इसको आप डायग्राम देखोगे तो तभी आप इसे अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझ सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भरत ने कितने व्यवचारी भावों का उल्लेख किया है? 4, बी 33, सी 6 और डी 36। तो इसका सही आंसर है बी। भरत ने, इसका देखिए बी है 33 है, याद रखना व्यवचारी भाव। भरत ने व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी है। व्यभिचारी भाव प्राणी के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव, कहां पे? हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव अलौकिक राग और द्वेष की क्रियाओं के कारण जगते हैं, ठीक है। तो उसमें ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, तो उसे ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव सौंदर्य चेतना को लेकर प्रकट होते हैं। ये किसको लेकर प्रकट होते हैं? सौंदर्य चेतना को लेकर प्रकट होते हैं। भरत ने विभाग और अनुभावों के संयोग से रस की निष्पत्ति के बारे में बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शंका एवं ग्लानि को भरत ने किस भाव के अंतर्गत सम्मिलित किया है? ए संचाली, बी स्थाई, सी विभाग, या डी अनुभाव। तो इसका सही आंसर है सी, विभाग के अंदर रखा गया है। भरत ने संचारी भाव के अंतर्गत शंका एवं ग्लानि को सम्मिलित किया है। भरत ने विभाग, अनुभाव तथा व्यभिचारी संचाली भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र में संचारी की परिभाषा इस प्रकार की गई: स्थिरता से विद्यमान स्थायी भाव में अनुमंगने, निर्मंगने अर्थात आविर्भूत, तिरोभूत होने वाले स्थायी भाव रूपी जल में तरंगों की भांति संरचना करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
सॉरी, ये रहा। निम्नलिखित को भारत खंडे के श्रुति स्वर तथा स्थान अनुसार सम्मिलित कीजिए एवं सही कुट चुनिए। सूची 1 में है मंदा, रिक्तिका, रक्ता, रम्या। और सूची 2 में है कोमलनी, कोमल ग, कोमल रे और कोमल धा। तो ये है इसके ऑप्शन, ये लीजिए। इसका सही आंसर है मंदा। ए इसका सही आंसर होगा। मंदा का होगा प कोमल, मंदा प कोमल, रे रिक्तिका कोमल, ग रक्त रक्ता कोमल, धैवत रम्या कोमल, निषाद। ठीक है, इस तरीके से होगा। मंदा प कोमल रे हो जाएगा, रिक्तिका कोमल गंधार, रक्ता कोमल धैवत, रम्या कोमल निषाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राग रागांक राग नहीं है? भैरव, बी तोड़ी, सी नट या डी भीमप्लासी। तो इसका सही आंसर है, अब ये देखिए, ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। भैरव, तोड़ी, नट, भीमप्लासी रागांक राग की श्रेणी में आते हैं। रागांक वर्गीकरण, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। रागांक वर्गीकरण का जनक नारायण मोरेश्वर खेरे को माना जाता है। ये नारायण मोरेश्वर खेरे की मैंने पूरी जीवन परिचय और इन्होंने जो किया है उन सारा मैंने चैनल पे डाल रखा है और उसको आप देख सकते हैं। रागांक का अर्थ है ऐसे स्वर समूह जो किसी राग को विशेषता प्रदान करता है। यह उस राग का मुख्य अंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सोमेश्वर, भरत, किलिंगनाथ एवं हनुमत मतों ने अपने रागांक राग रागनी वर्गीकरण में किन दो रागों को पुरुष राग माना है? श्री मेघ, बी मालकुश बसंत या सी पंचम नट नारायण, डी नट नारायण भैरव। तो इसका सही आंसर है ए, श्री और मेघ को पुरुष राग माना है। आइए पढ़ते हैं। श्री मेघ राग को पुरुष राग की श्रेणी में रखा गया है। सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग श्री, बसंत, पंचम, भैरव, मेघ और नटनारायण माने जाते हैं। इन्होंने 6 रागनियां मानी गई हैं, मतलब कि 6 राग की 6 रागनियां 6 मानी गई है। हाँ, भरत मत, इसके मत अनुसार भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीप, श्री और मेघ राग की 5 रागनियां और 8 पुत्र और पुत्र वधु मानी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भिन्न को चुनिए। ए कृत, बी पदम, सी वर्णम, डी त्रिवट। इसका सही आंसर है डी त्रिवट, इसमें से सबसे अलग है। आइए पढ़ते हैं क्यों। त्रिवट हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कृति, पदम और वर्णम कर्नाटक संगीत से है। ठीक है, ये जो त्रिवट है वो क्या है? ये हिंदुस्तानी संगीत से है। ठीक है, जो त्रिवट है वो हिंदुस्तानी संगीत से और ये तीनों कर्नाटक संगीत से है। आइए इन तीनों के इस त्रिवट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। त्रिवट का अर्थ है 3 अंगों वाली गय रचना, सार्थक बोल, पखावज या तबले के बोल अथवा तराने के बोल से युक्त रचना त्रिवट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भिन्न को चुनिए। ए बड़े गुलाम अली खां,
बी बरकत अली खां, सी मुनवर अली खां और डी सादिक अली खान। सबको खाका पढ़ा है मैंने, खान खान है सब। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, ये सबसे सादिक अली खान सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 15, भरत ने अंतर काकली युक्त मूर्छना को क्या कहा है? ए साधारण कृता, बी असाधारण, सी मिश्र या डी खंड। इसका सही आंसर है ए। आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। भरत ने अंतर काकली युक्त मूर्छना के साधारणकृत कहा है। भरत ने अंतर तथा काकली ये दो अवस्थाएं विकृत बताई हैं। भरत ने के मतानुसार जब स्वर अपनी शुद्ध स्थिति से चढ़ जाए पर अगले स्वर तक ना पहुंचे तो यह स्थिति साधारण कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मसावादी संवादी वाले राग चुनिए। खमाज, बिहाग, भीमपलासी या बिहाग या मियां मल्हार। ठीक है, और ये दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए का है 2, 3, 5, बी का है 1, 3, 4, 5 और सी का है 1, 2, 4 और डी का है केवल 5। इसका सही आंसर है ए 2, 3 और 5। 2 भीमपलासी में मौसा होता है, सॉरी बहार में भी होता है और मियां मल्हार में भी होता है। आइए ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहार राग का वादी म संवादी सा है। भीमपलासी राग का वादी म संवादी सा है और मियां मल्हार का वादी म असंवादी सा है। तो सबका ही वादी म असंवादी सा है। किस किसका? बहार, भीमपलासी और मियां मल्हार। इसमें एक क्वेश्चन करने से एक साथ कम से कम 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उस ऑप्शन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें और बहुत सारे आंसर पता चल जाते हैं। तो कम से कम 8 क्वेश्चनों का आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि राग भैरव के शुद्ध गनी को कोमल गनी कर दिया जाए तो वह राग बनेगी। ए परज, बी दरबारी कान्हड़ा, सी अहीर भैरव या डी भैरवी। मुझसे बहुत सारे लोग कनेक्ट रहते हैं और जब भी किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि होती है, कंफ्यूजन होती है, वो मुझसे पूछते हैं, मुझे पता होता है तो मैं बता देता हूं। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि रियल में त्रुटि होती है तो उसको देखते हैं कि क्या है नहीं है और उसको ठीक कर दिया जाता है। वैसे इसमें आपने देखा कि अगर जिसमें त्रुटि है उसमें भी बताया जा रहा है कि इसमें त्रुटि है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप सबको भी अच्छी लग रही है जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं। तो इसका सही आंसर हैगा डी भैरवी। भैरव राग के गनी को कोमल करने पर भैरवी राग बनेगी। भैरवी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण, वादी म संवादी सा, न्यास के स्वर म प सा, गायन समय प्रातः काल, संप्रति राग विलासखानी तोड़ी, यह उत्तरांग प्रधान है। अब देखो इसमें ये तो बता दिया इन्होंने कि भैरवी होगी। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बता दिया कि भैरव इसका ठाट है और भैरवी ये राग भी है। इसमें बन जाती है। ठीक है,
गनी करने पर ये राग बन जाता है। और इसमें संपूर्ण संपूर्ण है ये हाँ, और इसमें वादी संवादी न्यास, और इसका संप्रकृतिक राग कौन सा है, विलास खनी तोड़ी है भैरवी का। हाँ, उत्तरांग प्रधान ये राग है। तो इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सुम्मिलित करें तथा सही कुट चुनिए। सूची 1 में संगीत समयसार बी राग विभोद, राग तत्व विभोद, स्वर मेल कलानिधि। सूची 2 में है सोमनाथ, श्रीनिवास, रामामात्य और पार्श्व देव। एक भी आता है तो मिला दो, सब आ जाएगा। इसका कुट मैंने तो आपको दिखाया नहीं, ये देखिए कुट। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ए का 4 होगा संगीत समयसार, मिला दिया। पार्श्व देव ने की एक का ग्रंथ है। बी का हो जाएगा 1, आपको पता ही है ये। राग विभोद किसने लिखी है, सोमनाथ जी ने लिखी है राग विभोद। और सी का हो जाएगा 2, राग तत्व विभोद किसने लिखी है, तो श्रीनिवास ने। ये दोनों का ना कंफ्यूजन थोड़ा बनता है। तो इसको याद रखना, राग विभोद जो है वो सोमनाथ ने लिखी है, राग तत्व विभोद जो लिखे तत्व जिसमें आ जाएगा वो श्रीनिवास ने लिखी है। और फिर आता है स्वरमिल कलानिधि, तो यही सबसे वैसे तो इजी था, स्वरमिल कलानिधि का रामात्य होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। देखिए ये संगीत समयसार पार्श्व देव से, राग विभोद सोमनाथ से, राग तत्व विभोद श्रीनिवास से, स्वरमिल कलानिधि रामात्य से संबंधित है। एक बार मैं एक्स्ट्रा पढ़ देता हूं जिससे और भी आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, राग देशकार किस ठाट का है, राग है वो। ठीक है, अब कभी भी ना कोई म्यूजिक का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो सेंटर का है तो आपको कम मिलेगा, स्टेट का है तो थोड़ा ज्यादा मिलता है। इसका अब देख लीजिए, ए पूर्वी, बी बिलावल, सी मारवा, डी खमाज। इसका सही आंसर है बी बिलावल होगा इसका। राग देशकार का ठाट क्या है, बिलावल। राग देशकार बिलावल ठाट का राग है। जाति औड़व, औड़व वादी ध संवादी ग, वर्जित स्वर मनी, न्यास के स्वर सा प ध, गायन समय दिन का दूसरा पहर। संप्रकृति राग भूपाली है और यह उत्तरांग प्रधान राग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। संगीत समयसार का 5वां अध्याय कौन सा है, राग अध्याय, बी प्रबंध अध्याय, सी वाद्य अध्याय या ताल अध्याय। इसका सही आंसर है बी प्रबंध अध्याय। संगीत सार का 5वां अध्याय कौन सा है, तो प्रबंध अध्याय है। संगीत समय सार में 9 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें 5वें अध्याय में प्रबंध के बारे में बताया गया है। संगीत सार के कौन से हैं लेखक, पार्श्व देव द्वारा 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ये याद रखना, सारंग देव ने जब बुक लिखी थी उसी टाइम का ये राग है। संगीत रत्नाकर के टाइम में ही इसे लिखा गया। इस ग्रंथ का संपादन आचार्य बृहस्पति ने इसका हिंदी में अनुवाद 1977 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 21, सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है, ए बाज का तार, बी जोड़ी का तार, या सी चिंकारी का तार और डी पंचम का तार। तो इसका सही आंसर है बी, जोड़ी का तार कहा जाता है दूसरे तार को।
आइए पढ़ते हैं। सितार के दूसरे तार को जोड़ी का तार कहा जाता है। सितार में 7 मुख्य तारें होती हैं। पहली तार को बाज का तार कहा जाता है। सितार के अंतिम 2 तार को चिंकारी के तार कहते हैं। इस पर झाला बजता है। इस पे क्या बजता है? तो इस पे झाला बजाया जाता है। सितार के तार को क्रमशः मंद्र म, मंद्रसा, मंद्रप, मंद्रसा, मंद्रप, अति मंद्रसा, ठीक है, ऐसे और मध्य सा तथा तार सा पर मिलाए जाते हैं। और सितार में 12 से लेकर 20 तरबे होती है। तरब की तार कितनी होती है? 12 से 20 तक होती है, तरबे होती हैं। इसके अतिरिक्त 18 से 23 तक पर्दे सरिकाएं होती हैं। 18 से 23 तक, ये बहुत ज्यादा याद रखने योग्य है। एक तो ये भी है याद रखने योग्य कि कौन कहां कहां मिलाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि पहला तार कहां से मिलाया जाता है सितार पर, तो मंद्रमा है वो। और तरबे कितनी होती हैं? तो 12 से 20 तक। और सारिकाएं कितनी होती है? 18 से, पर्दे सारिकाएं कितनी होती हैं? तो 18 से 23 तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग ताल नहीं है? ए चंचपुट, बी सप्तकेष्ट्रक, सी उद्घट, डी सिंह विक्रम। इसका सही आंसर है डी। ये तो देखने से आपको पता चल गया होगा, सिंह विक्रम इसका है। सिंह विक्रम मार्ग ताल में नहीं आता है। मार्गी ताल की संख्या तो 5 मानी गई है, ठीक है। मार्गी ताल कितनी है? 5 है। चंचपुट, चाचपुट, सप्तकेष्टक, उद्घट, षष्ठ पुत्रक, पिता पुत्रक मार्गी तालों की स्वरों का तथा देसी तालों को भूतल रंजक हेतु माना गया है, ठीक है। तो यही बोला गया, मार्गी ताल को स्वर्ग तथा देसी ताल को भूतल, मतलब ये धरती का माना गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फिरोज खान का उपनाम क्या है? ए अदारंग, बी दिलरंग, सी सुररंग या डी चतुरंग। इसका सही आंसर है ए अदारंग। फिरोज खान का जो उपनाम है वो है अदारंग। फिरोज खान का उपनाम अदारंग माना गया है। अजमत हुसैन खां का उपनाम दिलरंग, ओमकारनाथ ठाकुर को परवंग और बलवंत राय को भट्ट को भावरंग, विभूति खां मनरंग, राम आश्रय झा को राम रंग कहा गया। तो सबसे इसमें तो 2-3, एक तो ये सबसे आसान है। राम आश्रय झा को क्या माना गया है? राम, राम और राम, राम रंग और राम आश्रय, है ना। ये बहुत ज्यादा आसान है। फिरोज खान को तो आप समझ ही गए। फिरोज खान को अदारंग माना गया है। अजमत हुसैन खां को क्या माना गया? उपनाम इनका है दिल रंग। अजमत को दिल रंग माना गया है। ओमकारनाथ ठाकुर को प्रवण रंग माना गया है। बलवंत राय भट्ट को भाव, है ना, भाव रंग माना गया है। भ से आप रख सकते हैं भाव रंग, भट्ट से भाव रंग, ऐसे एक अपना कॉमन सेंस बना के याद रख सकते हैं। भूपति, भूपति का क्या रखेंगे? भूपति खां का मन रंग। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस वाद्य में पर्दे लगे हैं? ए तानपुरा, बी इसराज, सी सरोद या डी एकतारा। तो इसका सही आंसर है बी इसराज। जो इसराज है इस पे पर्दे लगे हुए हैं। आइए पढ़ते हैं। इसराज वाद्य में पर्दे लगे होते हैं। सितार और सारंगी के गुणों से युक्त इसराज में 16 से 19 पर्दे, कितने? 16 से 19 पर्दे और 4 मुख्य तार मसा सासा प में मिलाए जाते हैं, ठीक है, मिले होते हैं। इनमें 14 से 22 तक तरब की तार होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 14 से 22 तक। चमड़े की तबली वाला इसका तुम्बा लकड़ी का होता है।
ठीक है। यही काठ का तुम्बा छोटा होने पर दिलरुबा कहलाता है। ठीक है, यही काठ का तुम्बा अगर छोटा हो जाता है तो क्या कहलाता है? वो दिलरुबा कहलाता है। बहुत लोग ने पूछा भी है ये कि ये दिलरुबा कैसे कहलाता है, इस राज अलग है, वो अलग है, दिलरुबा अलग है। तो ये देखो इसका आंसर है कि चमड़े की तबली वाला इसका तुम्बा लकड़ी का होता है, यही काठ का तुम्बा छोटा होने पर दिलरुबा कहलाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अलाउद्दीन संगीत अकादमी कहां स्थित है? ए लखनऊ, बी अमृतसर, सी भोपाल या डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है एक बार फिर देख लीजिए, इसका सही आंसर है सी अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी भोपाल में कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में और अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक आईटीसी एकेडमी कलकत्ता में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आईटीसी एकेडमी कहां है? तो ये कलकत्ता में है। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। ये जनवरी का 2017 का क्वेश्चन पेपर है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जो भी चीजें अवेलेबल होती है वहां पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, और जो भी चीजें हैं वो वहां पे प्रोवाइड हो जाती हैं। और क्वेश्चन पेपर तो अभी नहीं, क्या था, कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद हाँ, मतलब कि जो भी प्राइवेट जॉब आती हैं और गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी यहाँ पे अपडेट क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया है, लास्ट टाइम भी मैंने करवाया है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, और लाइक जरूर कीजिए। लाइक थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन ठीक ही है सब कुछ। और शेयर भी जरूर कीजिए, और धीरे धीरे करके न्यू वीडियोस आती रहेंगी। और शेयर जरूर करें ताकि आपके जो भी म्यूजिक के फ्रेंड्स हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो यही था आज के लिए, इतना ही। और जो भी चीजें होंगी वो आपके पास आ जाएंगी मेरे थ्रू, और जो भी पूछना होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।